प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कल भी हमने कक्षा 9 की एसएसटी की बुक के अंदर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की थी और इसी के साथ में कुछ जानकारियां और हासिल करते हैं, जिसमें जो पहला जो अध्याय है वो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध के वक्त, मतलब उस वक्त फ्रांसीसी समाज कैसा था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें हमने कुछ जानकारियां पहले हासिल कर ली थी कि लुई 16वां किस तरीके का वो शासक था और किस तरीके से उसने फ्रांस के अंदर अपना अत्याचारी शासन लागू कर रखा था। अब हम पढ़ेंगे जीने का संघर्ष, यानी अगला जो बिंदु है वो है जीने का संघर्ष। यानी फ्रांस की जो जनसंख्या है, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में, का 1715 के अंदर 2.3 करोड़ थी। कितनी थी? 1715 में 2.3 करोड़। वहां इतने लोग क्या है निवास कर रहे थे, इतनी वहां की जनसंख्या हो चुकी थी। लेकिन सन 1789 के अंदर यही जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ लोग वहां हो जाते हैं। यानी जिस कदर जनसंख्या बढ़ रही थी उसी कदर किस चीज की आवश्यकता होती है? जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही थी उसी तरह से वहां पे खाद्यान्न की आपूर्ति होना भी आवश्यक था। लेकिन खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो इसके लिए जब फ्रांस की जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही थी, तो 1715 के अंदर 2.3 करोड़ थी और 1789 तक 2.5 करोड़ हो गई, तो वहां जो संघर्ष उत्पन्न हो गया, जीने का संघर्ष, जीवन जीने का संघर्ष। और जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? खाद्यान्न। किसकी आवश्यकता पड़ती है? खाद्यान्न की। अब जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी तो ये भी आवश्यक था कि इसका उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, तो वहां खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ रही थी। और खाद्यान्न में जो खाया जाता था वो थी पाव रोटी। पाव रोटी वहां खाई जाती थी, जैसे ब्रेड वगैरह बोलते हैं, वो ब्रेड वगैरह वहां खाई जाती। पाव रोटी के लिए संघर्ष हो रहा था। जो दुकानें थी जहां पे भी ये ब्रेड वगैरह पाव रोटी वगैरह मिलती थी, उस जगह क्या है, आए दिन दंगे फसाद होने लगे, बार बार वहां दंगे होने लगे, लूट मार मचने लगे। वो किसके कारण हो रहा था? भूखमरी के कारण। किसके कारण हो रहा था? भूखमरी। जनसंख्या ज्यादा थी, उत्पादन कम था, इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो गई। लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे, तो इस वजह से वहां पे खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी और वहां भूखमरी। अब भूखमरी जो उत्पन्न हो रही थी वो इसका भी रीजन है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण, तो इस वजह से वहां पे भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। यानी कामगार जो जनसंख्या वो कम थी, यानी कार्य करने वाली जनसंख्या कम थी और खाने वाले लोग क्या थे? सबसे अधिक लोग थे। तो उनकी अब जो कामगार थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया। रीजन इसका काम करने का छोड़ने का मतलब क्या है? जो कामगार है, कामगारों ने कार्य करना बंद कर दिया। बंद करने का मतलब है कि उन्हें जहां वो फैक्ट्री के अंदर काम करते थे वहां उनको क्या मिलता था? वेतन मिलता था, वो कम मिलता था। और कम वेतन के कारण, और ये वेतन जो फैक्ट्री जो मालिक होते थे वो क्या करते थे? बहुत ही कम उनको वेतन देते थे, जिसके कारण वो घर चलाने के अंदर असमर्थ थे। घर के अंदर खाने वाले ज्यादा थे, काम करने वाले लोग कम थे, तो इससे भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उत्पादन भी इतना नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया कामगारों ने, और कामगारों का कार्य करना बंद करने का कारण था वेतन विसंगति, मतलब उनको समय पे और पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता था। इस कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो वहां जो संकट उत्पन्न हो रहा था, जिसे कह सकते हैं आप जीविका संकट। जीविका संकट, जीविका संकट वहां पे उत्पन्न होने लगा। इस जीविका संकट के कारण ही वहां निरंतर संघर्ष होने लगे और संघर्ष ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी थी। और इसी कारण अब देखो, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, रीजन क्या है, इसके बारे में समझते हैं इसको अच्छे से। जीविका संकट को समझते हैं कि किस तरीके से वहां जीविका संकट उत्पन्न हो रहा है। जीविका संकट
आपको जो ये पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंदर, ये नोट्स वगैरह आपको उतारने, जो भी बोर्ड पे पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से समझते हुए और उनको उतारना है। जीविका संकट जो उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, सॉरी, कैसे उत्पन्न हुआ। अब जीविका संकट जो उत्पन्न होने का मतलब है खराब फसल। क्या हुआ? खराब फसल के कारण। क्या कि उस समय जो फसल वगैरह हो रही थी वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या हो रही थी? खराब हो रही थी, खराब फसल। ठीक है, खराब फसल के कारण भी वहां पे जीविका संकट उत्पन्न हो रहा था, तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उस वक्त। अब ये खराब फसल जो हो रही थी, अब रोटी जो कार्य करने वाले थे, गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पा रहे थे, खराब फसल हो गई। तो वो खराब फसल के कारण क्या उत्पादन कम हुआ, उत्पादन कम होने के कारण उस चीज की क्या बढ़ गई? कीमतें बढ़ गई। तो खाद्यान्नों की कीमत बढ़ रही थी, तो गरीब लोग हैं, गरीब लोग खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ, गरीब लोग क्या थे? खाद्यान्न खरीदने के अंदर असमर्थ थे। इस वजह से वहां पे ये समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो अब जब खरीदने के अंदर असमर्थ है गरीब लोग, तो क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। संघर्ष किसके खिलाफ करेंगे? सरकार के खिलाफ करेंगे। जो भी उस वक्त शासनाधिकारी होगा, चाहे राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो, चाहे जनतंत्रात्मक व्यवस्था हो, चाहे कैसी भी व्यवस्था हो, तो उसके खिलाफ क्या है? बगावत करने लग जाती है। जब जनता को इस तरीके की ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और उसी समय एक और दौर चल गया था, महामारी। कैसा दौर चल गया था? महामारी का दौर चल गया था। जैसे भी वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो चलो ये तो भगवान की अच्छी इच्छा है, यानी भगवान का अच्छा आशीर्वाद है, जिसके कारण हमें इससे ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो ये महामारी जैसी प्राचीन समय में भी, यानी 1789 1715 तक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था लोगों को। ऐसी कई महामारियां चल चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे उन पे अंकुश भी लगाया गया है। ठीक है, तो ऐसी महामारी भी उत्पन्न हो गई थी। तो महामारियों के कारण लोग इलाज कराने के अंदर असमर्थ थे, उनके पास में पैसा नहीं था। और महामारी जो होती वो छूत जैसी बीमारियां होती, एक दूसरे से संपर्क में आती रहती। तो इस तरीके से ये संपूर्ण समस्याओं के कारण वहां पे जीविका का संकट क्या हो रहा था? उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, अब उसी समय एक और नया वर्ग उत्पन्न होता है। अगला जो बिंदु है, उभरता हुआ मध्यम वर्ग। एक नया वर्ग सामने आता है। मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों, उभरता हुआ मध्यम वर्ग। अब जो नया मध्यम वर्ग सामने आया, उसने किस चीज की खिलाफत की? विशेषाधिकारों का विरोध। इनके द्वारा किसका विरोध किया गया था? विशेषाधिकारों का विरोध। मतलब एक नया मध्यम वर्ग, और मध्यम वर्ग के अंदर जो लोग थे वो थे नौकरी पैसे वाले, नौकरी पैसा, वकील, और इसके अंदर मजदूर वगैरह सभी इसके अंदर आते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या की? किसकी खिलाफत की? इन्होंने जो विशेषाधिकार प्राप्त थे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, उनकी खिलाफत करना प्रारंभ कर दिया। तो एक नया मध्यम वर्ग उभर के सामने आया, और इसके भी कभी कारण पड़ेंगे कि किस तरह से आया। और विशेषाधिकारों का इनके द्वारा क्या किया गया था? विरोध। क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा थे या कुलीन वर्ग थे, जो पादरी वर्ग थे, वो क्या कहते थे कि हम लोगों को तो भगवान ने इस वजह से उत्पन्न किया आप लोगों पे शासन करने की। ऐसी उनके द्वारा किंवदंतियां थी, ऐसी उनके द्वारा कल्पनाएं की जाती थी, ऐसी बातें उनके द्वारा बताई जाती। और जो है उसी समय क्या हो रहा था? अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। अकाल पड़ रहा था, मतलब प्राकृतिक आपदाएं हो रही थी। और उसी समय कामगार भी क्या कर चुके थे? विद्रोह कर चुके थे। कामगारों का विरोध, यानी कामगारों ने भी क्या कर लिया था? उस समय विरोध कर दिया था।
उत्पादन भी नहीं हो रही फसलें, महामारी की समस्याएं, महामारी के कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और कामगारों ने भी काम करना बंद कर दिया, उन्होंने भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो उस समय एक तीसरा वर्ग, तीसरे एस्टेट, कल पढ़े थे हम 3 एसेट्स पढ़े थे, प्रथम द्वितीय तृतीय 3 एसेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें तीसरे एसेट्स के उन समूह ने जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचार, मतलब जो तीसरे वर्ग के अंदर, ये कहां से निकल के आए थे, उभरता हुआ जो मध्यम वर्ग है ये तीसरे वर्ग से आए थे, और तीसरे वर्ग से जो आए थे ये लोग, ये कैसे थे, कुछ नए लोगों के संपर्क में आने से इनके विचारों के अंदर परिवर्तन आया, नए नए विचार इनके दिमाग के अंदर। अब व्यक्ति जो जो आगे बढ़ता जाता है, मान लो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो उसका माइंड भी क्या होता जाता है, डेवलप होता जाता है। तो उस तरीके से ये लोग नए लोगों के संपर्क में आए तो इनके मन के अंदर नए नए भाव भी उत्पन्न होने लगे। तो इस तरीके से इनके जहन के अंदर बातें आई। तो 18वीं सदी, मतलब 18वीं सदी के अंदर, अब देखो कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, नया सामाजिक समूह जिसे हम कह सकते हैं मध्यम वर्ग, नया सामाजिक समूह। और ये नया जो सामाजिक समूह है वो कौन सा है, मध्यम वर्ग। और मैंने बताया था कि मध्यम वर्ग किस तरीके से उत्पन्न हुआ था, नौकरी पैसे वाले लोग थे और तीसरे सेट से आए थे, और जिन जो अपने विचारों के अंदर परिवर्तन लाए, नए नए लोगों से मिले, दार्शनिकों से मिले। इस तरीके से इनके द्वारा क्या है कि अपने विचारों के माध्यम से लोगों के अंदर वही बातें इनके द्वारा बताई गई, जिससे उन्होंने किसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का विरोध करना इनके द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। अब देखो इसके अंदर जो शामिल थे, अब इनका जो व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। ये लोग कैसी बात कर रहे थे, ये नहीं कि विशेषाधिकार होना चाहिए, सामाजिक हैसियत उसकी किसके आधार पर होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर। किसको बल दे रहे थे, योग्यता, योग्यता से ही व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, पहचान, योग्यता से ही व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। न कि राजा का बेटा चाहे पागली हो, है, इसमें कोई नॉलेज ही नहीं हो, उसे राजा बना दिया जाए, है, कोई पादरी है या कुलीन वर्ग है तो उसको जो उसके जो पिताजी हैं उसने उसकी गद्दी पे उनको बिठा दिया जाए, चाहे उसमें न्याय करने की क्षमता ही नहीं हो। लेकिन इन जो मध्यम वर्ग के जो लोगों ने वो बात उठाई, जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे वो चाहते थे कि योग्यता से व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, न कि प्राचीन जो परिपाटी चली आ रही है उसके अनुसार ही कार्य हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से एक नया मध्यम वर्ग उभर के सामने आया, और इसी मध्यम वर्ग के माध्यम से किसकी खिलाफत की जाने लगी, राजा के विशेषाधिकारों की खिलाफत की जाने लगी, राजा के विशेषाधिकारों का इनके द्वारा विरोध किया जाने लगा। ठीक है, अब देखो उसी समय क्या होता है कि मॉन्टेस्क्यू एक लेखक हुआ है, मॉन्टेस्क्यू जो कि एक लेखक हुआ, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द स्पिरिट ऑफ लॉस। अब इनके द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई थी, इस पुस्तक के अंदर ये विचार संकलित किए गए थे। कैसे विचार संकलित किए गए थे, जिसके अंदर इन्होंने कि शासन व्यवस्था तो हो, शासन तो होना चाहिए क्योंकि बिना शासन की किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन संविधान सम्मत होना चाहिए, नियम कानून कायदे होने चाहिए, शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास में नहीं होंगे, उनका डिवाइडेशन होना चाहिए, उनका विभाजन होना चाहिए। तो शक्तियां कैसी होनी चाहिए, कार्यपालिका के रूप में, विधायिका, ठीक है, और दूसरी कार्यपालिका के रूप में, और तीसरी है न्यायपालिका के रूप में। इस तरीके से 3 तरह से इसने अपनी पुस्तक के माध्यम से समझाया कि शक्तियों का विभाजन 3 स्तर पर होना चाहिए, जिससे क्या है कि ये कानून बनाए, ये लागू करे और ये उसकी व्याख्या करे कि वो जनता के हित के अंदर है या नहीं है। इस तरीके के कानूनों का समावेश होना चाहिए, संविधान सम्मत होने चाहिए, नियम वगैरह होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से द स्पिरिट ऑफ लॉस इनकी पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू की।
जिसके माध्यम से शक्तियों का विभाजन इनके द्वारा बताया गया था। और उसी समय क्या होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के अंदर जो 13 उपनिवेश थे, 13 किसके, अमेरिका के उपनिवेश थे, अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उसमें ब्रिटेन खुद को क्या कर लेता है, ब्रिटेन अपने आप को क्या कर लेता, उस समय 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन खुद को आजाद घोषित कर दिया। मतलब जो ब्रिटेन के अधीन थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, 13 उपनिवेशों ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। ब्रिटेन के अधीन थे यूएसए के 13 उपनिवेश, किसके अधीन थे, ब्रिटेन के अधीन, मतलब इंग्लैंड के अधीन थे। इंग्लैंड ने 13 जगह अपना शासन कर रखा था अमेरिका के अंदर, लेकिन अपने आप को क्या कर लेते हैं, आजाद घोषित, जिससे भी लोगों को ये बल मिला था कि किस तरीके से उन लोगों ने उस शासन की खिलाफत की, मतलब उनके अनुसार नहीं था तभी उनके द्वारा खिलाफत की, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो लोगों के अंदर ये भी राजनीतिक जागरूकता आई। ये किसके माध्यम से, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर ये सब चीजें क्या थी, उल्लेखित है कि दार्शनिक के नए नए विचारों का काफी लोगों पे इसका प्रभाव पड़ा, और लोगों पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इस तरीके से नए नए विचारों के माध्यम से परिवर्तन लाया। और उसी समय जब ये सब कुछ प्रक्रिया चल रही थी, पुस्तकों का प्रभाव पड़ रहा था, संघर्ष चल रहा था, जीने का संघर्ष चल रहा था, उसी समय लुई 16वां क्या करता है, लुई 16वां नए कर और लगा देता है, नए कर और लगा देता है। जब नए कर उसके द्वारा लगा दिए जाते हैं तो जनता भड़क उठती है, जनता उसकी खिलाफत करने लग जाती है कि ये राजा क्या कर रहा है कि खाने के लाले पड़े हुए जनता के पास में, और इसके द्वारा और ये कर वगैरह लगा दिए गए, तो उससे जनता और भड़क जाती है, गुस्सा भड़क जाता है, और उसके खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया जाता है, जो कि कल हम पढ़े थे, कब बजाया जाता है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के अंदर क्या हो जाती है, फ्रांस के अंदर क्रांति हो जाती है, फ्रांस में क्रांति 1789 के इस तरीके से क्रांति वहां प्रारंभ हो जाती है, और ये फिर निरंतर आगे तक चलती रहती है जब तक वहां पे संविधान सम्मत सरकार का गठन नहीं हो पाता। तो यह आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। धन्यवाद।